Assalamu alaikum. Stop scrolling for paper 1 to October November 2020-25. क्यों? क्योंकि ये जो है आज हम सिर्फ मार्किंग स्कीम डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम एक एक क्वेश्चन की डाइसेक्शन करेंगे। आपको मैं बताऊंगा कि क्या कॉमन मिस्टेक है, कैसे आप अपने सब्जेक्ट को इम्प्रूव कर सकते हो और कैसे आपने ए ग्रेड लेना है इंशाल्लाह। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं ग्रेड थ्रेशोल्ड। ग्रेड थ्रेशोल्ड इस मरतबा ए ग्रेड जो था 25 के ऊपर था, विच वॉज कंपेरेटिवली लेस। यू कैन सी 62.5%। आपको आइडिया होगा ग्रेड थ्रेशोल्ड लो से मुराद होता है पेपर वाज डिफिकल्ट, लेकिन आपके लिए इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं रहेगा। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम। हम पहले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, विच इज रिलेटेड विद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। आपके पास आयरन 3 पॉजिटिव। अब सबसे पहले आपने आयरन का प्रोटॉन नंबर देखना है। Fe प्रोटॉन नंबर इज 26। आपको आइडिया होगा ट्रांजिशन मेटल ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s देन 3d। अब चूंकि आयरन 3 पॉजिटिव आयन है, इट मीन इट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s, तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी आर रॉन्ग। अब हमारे पास सी एंड डी बच गए। अब आप यहां पे बड़े क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 3d में, while we are having the empty orbital। आपको पता है कि in the presence of empty orbital in the same shell, pairing of electron is not possible, so C is wrong, correct option is D। अब एक प्रो लेवल की टिप याद रखिएगा, आप जब कभी भी ट्रांजिशन मेटल के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं, हमेशा प्रॉपर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कीजिएगा। आर्गन 18, 3d6, 4s2, and now remove the electron from 4s and 3d, तो ये 3d5 बच जाएगा। पता है बच्चे क्या कॉमन मिस्टेक करते हैं? बच्चे कहते हैं कि ये आयरन 3 पॉजिटिव, बच्चे कहते हैं प्रोटॉन नंबर 26 है, 3 पॉजिटिव से मुराद है 23, एंड दे स्टार्ट डूइंग द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ 23 और उसमें 4s में भी इलेक्ट्रॉन कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना। अच्छा बाय द वे, अगर आपके पास पेपर नहीं है राइट नाउ, यानी आज की डेट तक, आज 10 जनवरी 2026 है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड अटेम्प्ट द क्वेश्चन, ताकि आपको आइडिया हो कि जो मैं आपको टिप्स बता रहा हूं वो कितनी इफेक्टिव है। अब हम यहां पे देखते हैं विच इक्वेशन हैज एनर्जी चेंज दैट इज इक्वल टू फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ब्रोमीन। अब एक चीज याद रखिएगा, फॉर आयोनाइजेशन एनर्जी देयर मस्ट बी गैसियस एटम। तो यहां पे मॉलिक्यूल है, हम इनको एलिमिनेट कर देते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी में हमेशा इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाता है। यहां पे ना बाज़-औक़ात बच्चे जल्दी में, द स्टूडेंट इग्नोर दिस थिंग, कि यहां पे हमारे पास नेगेटिव है और वो इसे करेक्ट कंसीडर कर सकते हैं। ये भी रॉन्ग है, because ionization energy mean energy required to remove electron, electron must be positive on the reactant side, यानी प्लस इलेक्ट्रॉन। तो A is the right answer। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। एक चीज याद रखिएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी में ब्रोमीन, बाजू का स्टूडेंट समझते हैं ब्रोमीन इज ए मॉलिक्यूल, डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, डाइएटॉमिक कंसीडर नहीं करना, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली ये आपने केयर करनी है। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या है हमारे पास है, द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड विद सल्फर डाइऑक्साइड गिव्स sulfur as one of the product। okay fine, two relevant redox equations are shown। ये आप देख सकते हो, हमारे पास ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है। अच्छा एक रूल याद रखिएगा, रिडॉक्स रिएक्शन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे आपके पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? 4। गुड शाबाश। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? 2। लॉस और गेन को इक्वल करने के लिए वी मल्टीप्लाई विथ 2। अब आपके पास यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, यहां पे आपके पास 2 सल्फर आ गए। अब रिमेंबर दिस थिंग, आपके पास 1 सल्फर ये बन रहे हैं इस इक्वेशन में, 2 सल्फर ये बन रहे हैं, यू आर गेटिंग 3 मोल ऑफ सल्फर। ये आप क्लियरली देख सकते हैं, ये मैं शेडेड कर रहा हूं टू मेक इट मोर इजियर फॉर यू। और कितने मोल हाइड्रोजन सल्फाइड के हमारे पास यूज हो रहे हैं? 2 मोल।
अब एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी मोल ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड आर नीडेड टू रिएक्ट विद सल्फर डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस व्हाट, 1 मोल ऑफ सल्फर। तो आप क्लियरली देख सकते हो 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, मैं यूं लिख देता हूं, हाइड्रोजन सल्फाइड इसके 2 मोल, सल्फर के हमारे पास 3, वी वांट 1 मोल ऑफ सल्फर, इट्स x, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 3x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 2/3। तो आप यहां पे बड़ी क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे पास क्या ऑप्शन है, बी इज द आंसर। अच्छा, इस क्वेश्चन को अगर आपके पास पेपर नहीं है, मैंने पहले भी कहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट क्या मिस्टेक कर सकती है, आपने गौर से देखने, और मैं इंशाल्लाह आपको डिटेल में बताऊंगा। क्वेश्चन क्या है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन 35, ये गौर से देखिएगा। क्या डेफिनेशन होती है रिलेटिव एटॉमिक मास की? हाँ जी, जून 2025 पेपर 2 में भी ये क्वेश्चन था। एवरेज मास ऑफ, तो एवरेज से मुराद होता है आपके पास डिफरेंट आइसोटोप्स हैं। एवरेज तभी बेटा हम लेते हैं ना जब आपके पास डिफरेंट हो, जबकि यहां पे सिर्फ एक आइसोटोप गिवन है। सो इट क्लियरली इंडिकेट दैट कि दिस इज रॉन्ग। Relative atomic mass is not the mass of a single isotope. This is average mass of isotopes of atoms of an element relative to 1/12 of carbon. Molecular mass of O2, ये तो खैर आप सबको आइडिया होगा, 32 is wrong. यहां पे relative isotopic mass, relative isotopic mass से मुराद होता है mass of an isotope, और यहां पे वो न्यूक्लियन नंबर हमें बता रहा है 24, जबकि यहां पे 24.3 गिवन है। दिस इज आल्सो रॉन्ग, और आपके पास क्या करेक्ट ऑप्शन आ गया, सी। आप कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन का 16 into 3 कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट दिस आंसर जी। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, इस नेक्स्ट क्वेश्चन को आपने एक नजर पहले लाजमी पढ़ना है। हाइब्रिडाइजेशन बच्चे सिर्फ और सिर्फ कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन पे फोकस करते हैं, दे इग्नोर द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन। किसी भी चीज को ई लेवल में इग्नोर नहीं करना। The bonding between 2 atoms of nitrogen in N2 molecule involve the hybridization of atomic orbital to form sp orbital, which row is correct? अच्छा, अब 2 चीजें आपने याद रखनी है। आपको पता ना, ये नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन होता है, ये लोन पेयर हमारे पास है। एग्जामिनर ने हमें ऑलरेडी बताया हुआ है कि हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन। अगर आपको नहीं पता तो आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग देख सकते हो, ये एक बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग sp हाइब्रिडाइजेशन। एनीहाउ, मैं यहाँ पे एक चीज और डिस्कस करता हूं। ये जो आपके पास है ट्रिपल बॉन्ड, आपको पता है ये ट्रिपल बॉन्ड 1 सिग्मा और आपके पास 2 पाई बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड होता है पैरेलल ओवरलैप। पैरेलल ओवरलैप के लिए हमेशा p ऑर्बिटल आपके यूज होती है। तो व्हेन p ऑर्बिटल यूज फॉर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, जो कि 2 p आपके पास नाइट्रोजन के बचे हुए थे, 1 तो हाइब्रिडाइजेशन में चला गया, तो इसका मतलब है कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो sp के पास होना चाहिए, और जो सिग्मा बॉन्ड होता है दैट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, पहले नंबर पे मैं एक एक ऑप्शन देखता हूं। The sp orbital form of one atom overlap with the sp orbital of other, बिल्कुल सिग्मा बॉन्ड ऐसे बनता है। The type of orbital which contain lone pair of electron p, this is wrong. क्यों? Why this is wrong? Let me explain this thing again. बेटा, सबसे पहले आपने ये देखना है कि यहां पे आपके पास एक सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है। नाइट्रोजन के पास टोटल 3 p ऑर्बिटल थे बिफोर हाइब्रिडाइजेशन, ये सिचुएशन थी। ये आपके पास 2s, ये 1 p सेकेंड पे, ये जो p ऑर्बिटल हैं दे यूज फॉर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। ये आपके पास sp हाइब्रिड में चेंज हो गया 2 ऑर्बिटल। इसका मतलब है कि लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल के पास आया, sp के पास आया, तो आपके पास कौन सी करेक्ट ऑप्शन आ गई, B इज द राइट ऑप्शन। तो
थोड़ा सा आपने केयर से चलना है। आपको अगर सिर्फ और सिर्फ ये पता हो कि हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड नहीं बनाते, s orbital never make the pi bond, pi bond are always formed by incomplete p orbitals, तो ऑटोमेटिकली आपको ये आंसर ठीक मिलेगा जी, ये आप अंडरस्टैंड कर लेंगे। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 में एक छोटी सी चीज विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल, वो ये कि आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग्स देखनी है, लोन पेयर देखना है। ऐसा नहीं है, बाजू का बच्चे पता क्या करते हैं, द स्टूडेंट थिंक सर वन लोन पेयर इज अबव दिस, अदर इज बिलो दिस, तो हो सकता है ये बॉन्ड एंगल 180 हो। नो, दिस इज रॉन्ग। आपके पास यहां पे इस एक्स में लोन पेयर कितने हैं, लोन पेयर को मैं एल डॉट पी से लिखता हूं 2, बॉन्ड पेयर कितनी है 2। व्हेन वी हैव सच टाइप ऑफ सिचुएशन लाइक दिस एक्स आपके पास, तो H2O को आप माइंड में रखें, बॉन्ड एंगल होता है 104.5। यहां पे एक लोन पेयर, 1 बॉन्ड पेयर, सेकेंड एंड थर्ड, यानी आपके पास लोन पेयर 1, बॉन्ड पेयर 3, जैसे अमोनिया में होता है बेटा आपके पास, ये 107। एंड ओवर हियर वी आर हैविंग 4 बॉन्ड पेयर विदाउट एनी लोन पेयर, bond angle is 109.5. Now you can easily decide कि हमारे पास स्मॉलेस्ट कौन सा है, लार्जेस्ट कौन सा है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप क्लियरली देख सकते हो कि हमारे पास जो है y इज द लार्जेस्ट एंड x इज द स्मॉलेस्ट, तो आपके पास कौन सी ऑप्शन आ गई, C इज द राइट आंसर। स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, अब बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, x एंड y आर डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ पीरियड 3। हाईलाइट कीजिएगा, डिफरेंट एलिमेंट्स। एटम ऑफ x एंड y each have only one completely filled orbital. This is very very important thing. One completely filled orbital. Period 3 का एलिमेंट है and they are having only one completely filled. अब ये कब पॉसिबल हो सकता है? नंबर 1 पॉसिबिलिटी ये है कि आपके पास 3s2 हो, दिस इज 1 कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल। अच्छा, आगे इसको आगे भी हम देखते हैं। क्या लिखा हुआ, इन देयर हाईएस्ट ऑक्युपाइड सबशेल। नो, द की कंसेप्ट ओवर हियर इज सबशेल। अब अगर मैं p की बात करूं, आपको पता है ना, p में हमारे पास 3p, इसमें हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, एंड एज पर एग्जामिनर ओनली 1 इज कंप्लीटली फिल्ड, इट मीन द अदर वन कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन। सो एक आपके पास 3p4 होना चाहिए, एक 3s2, बाय द वे 3s2 इज मैग्नीशियम एंड 3p4 इज सिलिकॉन। वो आप पीरियोडिक टेबल से देख सकते हो, प्रोटॉन नंबर 14। अब नहीं, सिलिकॉन नहीं, आपके पास ये आपके पास आ जाएगा, आई एम सॉरी फॉर दैट, P4 है आपके पास, तो ये आपके पास आ जाएगा सल्फर, प्रोटॉन नंबर 16। ओके, अब यहां पे हम देखते हैं, एक आपके पास मैग्नीशियम, अदर आपके पास सल्फर। अब हमें नहीं पता कौन सा x है कौन सा y है। y हैज ग्रेटर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी देन x। अब मैग्नीशियम और सल्फर में किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी हायर होती है? Along the period, ionization energy always increase. याद है ना आपको, प्रोटॉन नंबर आपके पास इंक्रीज हो रहा होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल सेम होती हैं, सो इट मीन सल्फर इज Y. इन अदर वर्ड, आपके पास X इज मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम का क्या स्ट्रक्चर होता है? मेटालिक, तो हम ये कोवलेंट को एलिमिनेट कर देते हैं। सल्फर जो है ये S8 होता है, यूनिट 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। S8 इज ए सिंपल मॉलिक्यूल, तो हमारे पास कौन सी करेक्ट ऑप्शन आ गई? बी, ये हमारे पास राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन की तरफ। यहां पे क्या क्वेश्चन है? अ प्योर सैंपल ऑफ गैस हैज डेंसिटी 2.62 ग्राम पर DM क्यूब।
आइडियल गैस इक्वेशन में वॉल्यूम मस्ट बी इन मीटर क्यूब। एक चीज याद रखनी है, जबकि यहां पे क्या गिवन है, डीएम क्यूब, इसको हमने मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। अभी हम स्टेप बाय स्टेप आगे चलते हैं। प्रेशर 101 बेसिकली किलो पास्कल है या 10130 आपके पास पास्कल। टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, इसको आपने केल्विन में कन्वर्ट करना है, ये आपके पास आ जाएगा 298 केल्विन। कैसे, आपको पता है ना, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। द गैस बिहेव आइडियली, विच एक्सप्रेशन गिव द एमआर ऑफ द गैस। बहुत आसान सा है। सबसे पहले तो आप यहां पे लिख दें जी कि हमारे पास, पहले तो इस डेंसिटी को हम कर लेते हैं जी। डेंसिटी को कैसे करते हैं, आपको पता है ना, ये 2.62 ग्राम इट इज प्रेजेंट इन 1 डीएम क्यूब। आपको पता है 1 डीएम क्यूब हमारे पास होता है 1 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। आप इसे यूं भी लिख सकते हो 0.001 मीटर क्यूब। यानी डेंसिटी को मैं यूं लिख सकता हूं 2.62 ग्राम पर 0.001 मीटर क्यूब। ये इस तरीके से एक्सप्रेशन मैंने इसलिए लिखा है, आप यहां पे ऑप्शन देखोगे तो एग्जामिनर ने इसी तरीके से हमारे पास ऑप्शंस के लिए, ठीक है, ये मैंने आपकी ईज के लिए फुल डिटेल बता दी। अब हम यहां पे आते हैं, आप सबको आइडिया है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। आप इसे यूं भी लिख सकते हो पीवी इज इक्वल टू मैस ओवर एमआर इंटू आरटी। एमआर को आप सब्जेक्ट बना लें, एमआर, ये एमआर को हम इधर शिफ्ट कर रहे हैं, इज इक्वल टू मैस आरटी ओवर पीवी। मैस ओवर वॉल्यूम इज डेंसिटी। अब हम यहां पे वैल्यू पुट कर देते हैं, एमआर इज इक्वल टू मैस 2.62, वॉल्यूम 0.001 आपके पास डीएम क्यूब, आर की वैल्यू 8.31, टेम्परेचर 298 केल्विन, और आपके पास प्रेशर आप कहते हो 101,000, ये आपके पास आ गया। तो ऑप्शन देखिएगा, यू कैन क्लियरली सी दिस थिंग कि हमारे पास ऑप्शन है डी। हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं जी। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना बच्चे पता, द स्टूडेंट व्हाट टाइप ऑफ मिस्टेक दे कैन डू, वो यहां पे डेंसिटी को इग्नोर कर देते हैं एंड दे थिंक सो कि हमने डेंसिटी को ग्राम पर डीएम क्यूब में ही लेना है। सो ऑलवेज अवॉइड सच टाइप ऑफ मिस्टेक। अपनी नोटबुक में लिख लें कि इफ एग्जामिनर इज प्रोवाइडिंग द डेंसिटी इन ग्राम पर डीएम क्यूब, वी मस्ट कन्वर्ट द डेंसिटी इनटू मीटर, ग्राम पर मीटर क्यूब. So this is very, very important thing, and this is the easiest way to convert the density into gram per meter cube. ये मैंने यहाँ पे कर दिया. ये मैंने सिर्फ इसको इसलिए सॉल्व नहीं किया कि by keeping the option in mind. हीट चेंज का क्वेश्चन. अच्छा, हीट चेंज के क्वेश्चन में mc डेल्टा t का फार्मूला होता है. The most common mistake बच्चे जो the student which can do the most common mistake, m में they think so जो mass हमें provided है, ऐसा नहीं है. We always use the mass of liquid. देखिए ना, heat change is equal to mc डेल्टा t. वैसे आपको पता है ना, आपके पास नॉर्मली बुक में ये फार्मूला लिखा होता है -mc डेल्टा t ओवर n. यहां पे चूंकि हमसे सिर्फ हीट इन जूल पूछ रहा है, तो इसलिए हम ये वाला फार्मूला यूज कर रहे हैं. इसे मैं बल्कि यहां पे रब कर देता हूं. ओके, m always the mass of liquid which is 200, c specific heat capacity 4.18, delta t is the difference in temperature. तो ये आपके पास 41 आपके पास है, ये आपके पास 23.7 है. इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है डेल्टा टी का, वो हमारे पास आ जाता है 17.3. तो हमारे पास ऑप्शन क्या आ गई? द राइट ऑप्शन इज सी. अब एक और पॉइंट नोट कीजिएगा जी, एवरीवन लिसन इट केयरफुली. नंबर 1, m is always mass of liquid. m is always mass of liquid. कभी भी आपने हाइड्रोकार्बन का या एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन में
जो सॉलिड आप डिजॉल्व कर रही हो उसे आपने कंसीडर नहीं करना। नंबर 2, जब हम डेल्टा टी की बात करते हैं, डेल्टा टी मीन चेंज इन टेम्परेचर, इट डजंट मैटर इफ यू आर टेकिंग द चेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस और इन केल्विन, तो आपके पास जो भी वैल्यू हो न्यूमेरिकल वैल्यू रिमेन सेम। कैसे, मैं यहां पे थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूं। लेट्स से T1 इज 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन, और मैं यहां पे T2, वैसे ही एक और रफ सा ये कर देता हूं जी, रफ वर्क, मैं यहां पे T2 कर लेता हूं 30 डिग्री सेल्सियस और 303 केल्विन। तो न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर डेल्टा टी इन बोथ केसेस इज 5 डिग्री सेल्सियस और 5 केल्विन। बाज़ औक़ात बच्चे ये समझते हैं कि सर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 हम करते हैं, ऐसा डेल्टा टी में नहीं होता, बिकॉज इन डेल्टा टी वी ऑलवेज चेक द न्यूमेरिकल वैल्यू विच इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू और डिफरेंस बिटवीन दीज टू। डन हो गया जी। चलें जी आगे चलते हैं, क्विकली 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 जी, पूरा पेपर करना है हमने जी। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास क्या है क्वेश्चन, वन कमर्शियली अवेलेबल हीट पैड कंटेन द आयरन इफेक्ट, आपके पास एक्टिवेटेड कार्बन वाटर हीट पैड इज आपके पास इज एक्टिवेटेड बाय एयर। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, हीट पैड इज एक्टिवेटेड बाय एयर। नेक्स्ट क्या कह रहा है, दिस काज, वेट सॉरी फॉर दैट, ओके, दिस काज द पैड टू गेट हॉटर। इसका मतलब है कि आपके पास रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। वन थिंग, जो एंडोथर्मिक की ऑप्शन है उसे एलिमिनेट कर दे, ए एंड बी, ये आपके पास हो गया। नेक्स्ट हो क्या रहा है, एक्टिवेटेड बाय एयर। एयर से मुराद होता है ऑक्सीजन, और एग्जामिनर ऑलरेडी कह रहे हैं कि हीट पैड में हमारे पास आयरन भी अवेलेबल है। और अगर आप यहां पे देखें ऑप्शन, तो वो कह रहे हैं आयरन गेन इलेक्ट्रॉन एंड आयरन लूज इलेक्ट्रॉन। आप सबको आइडिया, मेटल नेवर गेन इलेक्ट्रॉन, metal ion gain electron. So due to this reason option C is wrong. तो हमारे पास क्या ऑप्शन आ गया, D is the correct option. Next, बहुत आसान, which substance has the, आपके पास is the average oxidation number of sulfur is highest. Uncombined element oxidation state 0, प्रॉब्लम हो तो बेशक यूनिट 6 की वीडियोस देख सकते हैं। यहां पे सोडियम +1 ऑक्सीजन -2 है, 6 ऑक्सीजन है -12, तो सल्फर की एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट 2.5 आ जाएगी। यहां पे सोडियम +1 ऑक्सीजन -2, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ जाएगी। यहां पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6, सो राइट आंसर इज डी। ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई प्रॉब्लम हो वीडियो बिल्कुल देख सकते हैं आप जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एग्जामिनर कह रहे हैं हमारे पास एन इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन, आपके पास इक्वेशन गिवन है, इन सर्टेन मिक्सचर 1 dm क्यूब द इक्विलिब्रियम मिक्सचर क्यूब कंटेन 0.1 मोल पर dm क्यूब। अच्छा, आपके पास अगर वॉल्यूम 1 dm क्यूब है तो जो कंसंट्रेशन इट मीन सेम मोल्स आर प्रेजेंट, ये हमारे पास इनिशियली कंसंट्रेशन थी। नेक्स्ट हम चलते हैं, what will be the new equilibrium concentration of Q if 5 mole of pure Q dissolve in the mixture? आप Q की अमाउंट को इंक्रीज कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होगा अकॉर्डिंग टू ली शटली प्रिंसिपल, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। प्रिंसिपल की स्टेटमेंट क्या है, और से याद रखिएगा, मिनिमाइज इफेक्ट ऑफ, ये मैं पूरी स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, एक्सटर्नल फैक्टर। यहां पे हमने क्या लिखा है, मिनिमाइज, हमने कैंसल नहीं कहा। आपके पास अब जो मोल हैं वो पहले थे 10, आपने ऐड किए 5, टोटल हो गए 15। 15 से मोल डिक्रीज होंगे बिकॉज इक्विलिब्रियम इज शिफ्टिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, बट दे विल नेवर बिकम द 10। व्हाई नॉट? Because we are using the term minimize, not the cancel. So number of mole must be between 10 and 15. So we are having this answer. चलें जी नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी
in contact process sulfur dioxide react with oxygen to form sulfur trioxide. Haber process nitrogen and hydrogen to form ammonia. O level IGCSE से आप ये चीजें पढ़ रही हैं, contact और Haber process. Which statement about these processes is correct? Kp for आपके पास Haber process has no unit. This is wrong. पता है Kp का कब यूनिट नहीं होता? जब नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट गैसेस आर इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट गैसेस। यानी हम यहाँ पे बच्चों को अपनी ईज के लिए स्टूडेंट को बताते हैं कि जब डेल्टा एन इज जीरो, डेल्टा एन जीरो मीन नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू इक्वेशन आर इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड दे आर गैसेस। तो याद रखिए केपी इज ऑलवेज यूज्ड फॉर द गैसेस। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? इन कंटैक्ट प्रोसेस द केपी वैल्यू आपके पास फॉल when the pressure is increased at constant temperature. Okay, गौर से देखिएगा, constant temperature. Kc or Kp change by change in temperature only. So this is wrong. Next वो कह रहे हैं कि हमारे पास homogeneous catalyst. आपको पता है homogeneous catalyst mean catalyst and reactants have the same physical state, while in this case Haber process there is a heterogeneous catalyst. तो ये भी रॉन्ग हो गया। अब आप कैटलिस्ट की बात कर रही हैं, V2O5 इन कंटैक्ट प्रोसेस द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज अनचेंज। यस, रीजन क्या होती है? कैटलिस्ट ऑलवेज इंक्रीज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एज वेल एज रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एट द सेम रेट by providing alternative path with the lower activation energy या सिंपली एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। तो ये हमारे पास डी आंसर आ गया जी। नेक्स्ट आ जाते हैं। अच्छा, पिछले कुछ पेपर से आप नवंबर 2024 का पेपर देखें, आप मार्च 2025 का पेपर देखें, जून 2025 का पेपर, यूनिट 8 की मेरी वर्कशीट अपलोड है, आप उसे चेक कर सकते हैं। एग्जामिनर रेट के क्वेश्चन ज्यादा दे रहा है और रेट के क्वेश्चन में ऑलमोस्ट इन ऑल क्वेश्चन हाइड्रोजन परऑक्साइड की ही वो हमारे पास मेनली बात कर रहा है। इसमें इक्वेशन आपको पहले नंबर पे तो पता होनी चाहिए। मैं यहां पे लिख देता हूं, हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 लिक्विड, जब आप इसे डिकम्पोज करते हो इट इज चेंजिंग इनटू H2O लिक्विड प्लस ऑक्सीजन गैस। इक्वेशन लाजमी लिखनी है, इक्वेशन लाजमी लिखनी है। क्यों, यह भी आपको मैं बताता हूं। 160 cm³ ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के मोल फाइंड करें रूम टेम्परेचर के ऊपर। आपको पता है रूम टेम्परेचर के ऊपर हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, N इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस इन सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 24,000। तो वॉल्यूम ऑफ गैस कितने? 160 डिवाइडेड बाय 24,000। कैलकुलेटर जल्दी से निकालें और यहां पे आप सॉल्व करेंगे 0.00667 मोल आ गया। ये किसके मोल है? N ऑफ ऑक्सीजन। अब मैंने आपको क्या कहा था? बैलेंस इक्वेशन लाजमी लिखें। अगर आपने बैलेंस इक्वेशन लिखी होगी तो चांस ऑफ एरर कम हो जाएगा। कितने मोल है ऑक्सीजन के? 1। हाउ मेनी मोल ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड? 2। तो ओवर हियर यू कैन राइट मोल ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड 2 मल्टीप्लाई बाय मोल ऑफ ऑक्सीजन। यानी आप इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.00667। तो ये आपके पास आंसर आ गया 0.01334 मोल। अच्छा, अब ये मैंने आपको ना 3-4 क्वेश्चन पेपर बताए थे। मैंने आपको कहा कि नवंबर 2024, मार्च 2025, जून 2025, इन सारे पेपर में एग्जामिनर रेट का यूनिट भी चेंज कर रहा है। यूनिट को आपने लाजमी देखना है। यहां पे रेट का यूनिट क्या है? मोल पर सेकेंड। बास केसेस में यूनिट होता है मोल पर मिनट, बास केसेस में मोल पर DMQ पर सेकेंड। यूनिट की लाजमी केयर करनी है। अब आपके पास इतने मोल हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के यूज हुए,
हमें कैसे पता चला ये मोल हमें हमारे पास यूज हुए? बिकॉज वी नो दैट अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑक्सीजन अगर बन रही है तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इज डिकम्पोज्ड। तो 1 mole of oxygen required 2 mole, so this much number of mole of oxygen required this mole। कितने टाइम में? 5 मिनट। मिनट को सेकंड में करें तो 5 इंटू 60, ये आपके पास आ जाएगा 300 सेकेंड। अब आप रेट कैलकुलेट करें। रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहां पे आप लिखोगे कि आपके पास मोल है 0.01334 डिवाइडेड बाय 60। आपके पास अगर कैलकुलेटर है तो जल्दी से आप कर सकते हो, अदरवाइज आई एम गोइंग टू गिव यू द आंसर। आंसर हमारे पास बी आ रहा है जी। अब आपने देखा मैं सिर्फ आपको आंसर नहीं बता रहा, हम कंप्लीट केमिस्ट्री रिवाइज करने जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट लें, शाबाश, जल्दी से जी। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिएक्शन पाथवे डायग्राम इज एन एंडोथर्मिक। अब पहले नंबर पे पहली इंफॉर्मेशन, एंडोथर्मिक, दैट अकर इन 2 steps, ओके, and the second step activation is likely to be the first। ओके, 3 चीजें, एंडोथर्मिक है, 2 स्टेप्स हैं, and the second step is faster than the first step। Endothermic mean product have more energy than the reactant। So A and B ये आपके पास क्या है? Now we are left with the C and D। अब सेकेंड स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। यहां पे ये फर्स्ट की एक्टिवेशन एनर्जी है, ये सेकेंड की है। सेकेंड रिएक्शन सॉरी फास्टर है, लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। यहां पे सेकेंड की एक्टिवेशन एनर्जी ग्रेटर है। दिस इज रॉन्ग। ये फर्स्ट की एक्टिवेशन एनर्जी एंड दिस इज सेकेंड एक्टिवेशन एनर्जी। तो हमारे पास क्या है? सी इज द राइट आंसर। देखो ना क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारे पास ये है, सेकेंड स्टेप ऑफ द रिएक्शन इज लाइकली टू बी फास्टर देन द फर्स्ट। फास्टर रिएक्शन मीन लो एक्टिवेशन एनर्जी। तो आपने पहले स्टेप में ये चेक करना है रिएक्शन एंडोथर्मिक, सेकंड में आपने ये चेक करना है कि आपके पास सेकंड एक्टिवेशन एनर्जी शुड बी लोअर। तो ये आपके पास सी इज द आंसर। चलें जी, नेक्स्ट चलते हैं। यहां पे स्टूडेंट कुछ मिस्टेक करते हैं। क्या मिस्टेक करते हैं मैं आपको बताता हूं। पहले क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग एंड एसिड रेन, विच ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर इन्वॉल्व इन ईच ऑफ दिस प्रोसेस। अब बच्चों को ना फोटोकेमिकल स्मॉग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे नो दैट कि फोटोकेमिकल स्मॉग में दोनों ऑक्साइड यूज होते हैं। प्रॉब्लम कहां पे आता है? प्रॉब्लम ये आता है ओ लेवल आईजीसीएसई में बच्चों ने ये पढ़ा होता है कि NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड आर न्यूट्रल ऑक्साइड। अब बच्चे के माइंड में ये चीज चल रही होती है कि सर ये न्यूट्रल ऑक्साइड है एंड व्हेन दिस इज न्यूट्रल ऑक्साइड it will not form the acid rain। The student ignore this fact। nitrogen monoxide, ये आप लोगों ने ना पढ़ा होगा जी यूनिट 8 में भी, जब आपने टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट पढ़ा होगा। क्या होता है जी? एक मिनट में यहां पे लिख देता हूं इसे थोड़ा सा और डिटेल में जी। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड spontaneously oxidize to नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। रीजन याद है? इट्स ए फ्री रेडिकल, नाइट्रोजन मेकिंग डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन। केमिस्ट्री सीखो जी। इट इज हैविंग अनपेयर इलेक्ट्रॉन, फ्री रेडिकल, अनस्टेबल है, स्पॉन्टेनियसली हमारे पास ऑक्सीडाइज हो रहा है फ्री रेडिकल की वजह से। अब एग्जामिनर ये नहीं कह रहा कि ये ऑक्साइड डायरेक्ट एसिड रेन में, वो कह रहा है विच ऑक्साइड इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ, इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन। इट नेवर मीन डायरेक्ट रिएक्ट करे, ओवरऑल भी हमारे पास हो सकता है। तो आपको पता है NO spontaneously oxidized into NO2 and NO2 is acidic oxide। so due to this reason
ड्यू टू दिस रीजन हमारे पास ए इज द आंसर. So many students did the mistake over here by considering nitrogen monoxide as neutral oxide using their O-level IGCSE knowledge. That's why threshold was 25. It is lesser than June 2025 paper 1 to threshold, by the way. Okay. नेक्स्ट चलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंसेप्ट क्या रहे जी. सोडियम एंड सल्फर रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म द सोडियम सल्फाइड. अब एक चीज यहां पे पहले नंबर पे याद रखनी है, सोडियम सल्फाइड हम बना रहे हैं, सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज है, सल्फाइड के ऊपर -2 चार्ज है. सोडियम का प्रोटॉन नंबर होता है 11, इट कंटेन 10 इलेक्ट्रॉन. सल्फाइड का प्रोटॉन नंबर होता है 16, इट इज चार्ज -2, सल्फाइड इज हैविंग 18 इलेक्ट्रॉन. ये मैंने क्यों लिखा है? Many student think so along the period प्रोटॉन नंबर इंक्रीज हो रहा होता है तो साइज डिक्रीज है. यस दिस इज राइट, बट दिस इज ओनली फॉर एटॉमिक रेडियस, नॉट फॉर आयनिक रेडियस, क्योंकि आयनिक रेडियस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल्स आर डिफरेंट. तो इसलिए बाय यूजिंग दिस थिंग, इस फैक्ट को अगर आप माइंड में रखेंगे तो एटॉमिक रेडियस सोडियम का लार्जर है, ग्रेटर है. along the period atomic radius is decreasing. तो हमारे पास ये A and B are wrong. But when we are talking about ionic radius, तो आपके पास sulfide ion, it has larger because it is having 3 electronic shell, 2, 8 and 8. यहां पे 2 and 8. तो आपके पास क्या ऑप्शन आ गई? D is the answer. सिर्फ 1 मिनट मुझे दीजिएगा, जूम आउट मैंने कर लिया, स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी से जी. ओके नेक्स्ट क्या है? कंपाउंड X इज एन ऑक्साइड ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट. कंपाउंड X इज ए व्हाइट सॉलिड. पहली इंफॉर्मेशन, व्हाइट सॉलिड है. सल्फर डाइऑक्साइड इज ए गैस, ये नहीं हो सकता. इट रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एसिडिक सोल्यूशन. अब एसिडिक ऑक्साइड है. एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक तो एम्फोटेरिक एंड सेकेंडली इनसॉल्युबल. सिलिकॉन डाइऑक्साइड मैक्रोमॉलिक्यूल है, इनसॉल्युबल. सो व्हाट इज द राइट आंसर? फास्फोरस 5 ऑक्साइड. सी क्यों नहीं है? सल्फर डाइऑक्साइड इज ए गैस. 19 बहुत आसान है. इट इज रिलेटेड विद थर्मल डिकम्पोजिशन. हम जब भी मेटालिक नाइट्रेट को, या आप ओ लेवल आईजीसीएसई से पढ़ रहे हो, मेटल एंड रिएक्टिविटी सीरीज से, यहां पे भी आपने यूनिट 10 में पढ़ा है, मेटालिक नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं, दे चेंज इनटू मेटालिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. तो आपके पास ऑप्शन जो आ रही है वो हमारे पास ये आ रही है, सी इज द राइट आंसर. देखिए आपके पास मैग्नीशियम नाइट्रेट है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. तो ये NO नहीं बनता. इफ यू जस्ट यूज द बेसिक इंफॉर्मेशन तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा जी. नेक्स्ट आ जाते हैं. नेक्स्ट क्या कह रहे हैं एग्जामिनर? R is an aqueous solution of an ionic compound. A white precipitate are formed with the strontium nitrate. अब इसका मतलब है कि कोई इनसॉल्युबल सब्सटेंस है. बेरियम, स्ट्रॉन्शियम, इनके सल्फेट, इनके कार्बोनेट्स इनसॉल्युबल हैं. क्लोराइड इनके सॉल्युबल होते हैं. क्लोराइड कैन नॉट बी पॉसिबल बाय यूजिंग दिस व्हाइट प्रेसिपिटेट. नो विजिबल रिएक्शन ऑफ R is added to nitric acid. अब अगेन ओ लेवल आईजीसीएसई को याद करें तो जो कार्बोनेट होते हैं और हाइड्रोजन कार्बोनेट, दे रिएक्ट विद एसिड एंड दे गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड गैस. जबकि एग्जामिनर क्या कह रहा है? एग्जामिनर कह रहा है नो विजिबल रिएक्शन. विजिबल रिएक्शन मीन आपके पास कोई एफर्विसेंस नहीं हो रही, कोई इस तरह की चीज नहीं हो रही. तो हमारे पास बी इज द आंसर. ये आपके पास प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है. Strontium to positive aqueous plus SO4 minus 2 aqueous, it is changing into strontium sulfate solid. Barium sulfate, strontium sulfate, ये क्या होते हैं हमारे पास? Insoluble. Next question. In an experiment, 0.6 mole of chlorine react with excess of hot sodium hydroxide
वन ऑफ द प्रोडक्ट इज NaClO3। अब आपके पास क्या है जी, क्लोरीन है, यहां पे हम लिख लेते हैं क्लोरीन गैशियस। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ये हैलोजन वाले यूनिट में भी करते हैं बच्चे, और ये आपके पास जो है बाकी उसमें यूनिट 6 में भी बास का स्टूडेंट करते हैं। क्लोरीन 3 मोल, ये आपके पास सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड NaOH के साथ जब रिएक्ट करता है तो 5 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड एक्वस प्लस आपके पास NaClO3 एक्वस प्लस आपके पास 3 मोल ऑफ H2O। अब क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है 0.60 मोल, ये आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये हमें मोल ऑफ क्लोरीन बता रहा है। अब आप यहां पे पहले नंबर पे बैलेंस इक्वेशन देखिएगा, क्लोरीन के 3 मोल, NaClO3 का 1 मोल। यहां पे आप लिखते हो क्लोरीन, वी आर राइटिंग NaClO3 3 मोल, 1 मोल आपके पास 0.600x क्रॉस मल्टीप्लाई 3x इज इक्वल टू 0.600 और x इज इक्वल टू 0.200 मोल। अच्छा, जब NaClO3 के मोल आ गए, आप इसका MR कैलकुलेट कर सकते हो। सोडियम इज 23, क्लोरीन इज 35.5, ऑक्सीजन इज 16 इंटू 3। आप इसका MR इस तरीके से कैलकुलेट करोगे, इट विल बिकम 106.5। दिस इज आपके पास MR ऑफ दिस कंपाउंड। अब आपने मास फाइंड करना है, it is equal to mole multiplied by MR, 0.200 multiplied by 106.5। कैलकुलेटर यूज कीजिएगा, ये आपके पास आ रहा है 21.3 ग्राम। इफ वी कम ओवर हियर, E इज द आंसर। तो देखिए यहां पे मैंने आपको कंप्लीट डिटेल वर्किंग बता दी है, ताकि इस तरह के क्वेश्चन कभी भी पेपर में है तो आपके लिए कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम ना हो जी। डन हो गया जी। अब हम यहां पे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर हमें कह रहे हैं कि X एंड Y आर द सोडियम साल्ट ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट। X react with concentrated sulfuric acid to form हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड बन रहा है, सल्फर आपके पास रिड्यूस हो गया। अब आप वहां पे याद कीजिएगा तो आपको आइडिया होगा, iodide ion can do that. When Y react with concentrated sulfuric acid, no change in oxidation state, it clearly indicate that chloride, क्योंकि क्लोरीन जो होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपके पास जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब बेटा वो कह रहा है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? एक्वस एक्स रिड्यूस द ब्रोमीन। अब बेटा आपके पास एक्वस एक्स ये है, ये मैं यहां पे लिख देता हूं, आयोडाइड नेगेटिव एक्वस, और ये Br2 एक्वस। आप सबको आइडिया है ब्रोमीन इज मोर रिएक्टिव, तो ये आपके पास रिड्यूस हो जाएगा। आयोडाइड आयन विल ऑक्सीडाइज, इट चेंज इनटू I2 एक्वस। तो ये हमारे पास क्या आ गई? ये हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट आ गई। आपने सिर्फ और सिर्फ ये लेबल करना है कि हमारे पास आयोडाइड आयन है एक, आपको ये पता होना चाहिए कि एक हमारे पास क्लोराइड आयन है, और ये कैसे हमने प्रिडिक्ट किया? रिएक्शन ऑफ हेलाइड विद कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से। नेक्स्ट आ जाते हैं, एलिमेंट E इज इन द पीरियड 3 आपके पास, it form the chloride which react with small amount of water to produce the white precipitate and steamy fumes। एक तो आपके पास white precipitate आ गया and the second one is steamy। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज, these precipitate are soluble in sodium hydroxide as well as HCl। इसका मतलब है कि हमारे पास ये एम्फोटेरिक है। ये क्या है हमारे पास? एम्फोटेरिक। अच्छा, what is the common mistake? Many student read the partial question और उनके माइंड में ये होता है कि ये व्हाइट प्रेसिपिटेट और स्टीमी फ्यूम्स आ गए तो माइट बी इट इज सिलिकॉन। ऐसा नहीं है, आपने पूरे के पूरे क्वेश्चन को देखना है, क्योंकि नो डाउट सिलिकॉन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन, और बच्चों ने ये रट्टा लगाया होता है सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड लिक्विड
changing, reacting with 2H2O liquid, it is changing into SiO2 solid plus misty fumes of 4HCl. ये वैसे एक्वस भी होता है लेकिन मिस्टी फ्यूम. प्रॉब्लम यह है कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर. यहां पे क्या है? एम्फोटेरिक. सो सिलिकॉन इज नॉट द ऑप्शन, दिस इज नॉट द ऑप्शन, मैग्नीशियम इज नॉट द ऑप्शन, एल्यूमिनियम इज द ऑप्शन. अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं विच विल बी वेरी हेल्पफुल. इन रियलिटी ये होता है, असल में ना बुक में ना इसके 3-4 रिएक्शन लिखे होते हैं, तो मैं अब आपको कंप्लीट डिटेल में एक रिएक्शन बता देता हूं. एल्यूमिनियम क्लोराइड रिएक्टिंग विद 6H2O लिक्विड, इट इज चेंजिंग इनटू Al. Al की चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है, ये वाटर को पोलराइज कर सकता है. आपको 3-4 तरह की इक्वेशन मिलती हैं, बट प्रेसिपिटेट जब वो कहे तो इट मीन हमारे पास ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बन गया. OH 3 टाइम ओवरऑल सॉलिड प्लस you can write 3HCl aqueous, or you can write over here 3H positive ion aqueous plus 3 chloride ion aqueous. मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ये जो हमने प्रेसिपिटेट बनाया, इट्स नॉट कंपल्सरी हमेशा प्रेसिपिटेट बने. आपको कुछ मार्किंग स्कीम में यूं भी लिखा हुआ मिलेगा AlH2O 5 टाइम OH, ओवरऑल चार्ज इज 2 पॉजिटिव. ये इसकी मल्टीपल पॉसिबिलिटीज होती हैं, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेसिपिटेट तो कॉम्प्लेक्स बनता है, अदरवाइज इट कैन बी कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन. चलें जी नेक्स्ट चलते हैं जी. क्वेश्चन है जी, हमारे पास 4 मिक्सचर्स आर लिस्टेड ओवर हियर. विच रिएक्शन मिक्सचर विल प्रोड्यूस द अमोनिया? ओ लेवल IGCSE से आप पढ़ते आ रहे हो. अमोनियम साल्ट NH4 positive ion when react with base they give us ammonia plus water. तो इसका मतलब है हमें बेस चाहिए. अब ऑप्शन नंबर 1 को देखें आप तो यस ये हमारे पास है जी, यू कैन क्लियरली सी दिस थिंग, अमोनियम साल्ट एंड बेस. ऑप्शन 2 यस. ऑप्शन 3 में ये एसिड है, ये वाली सॉरी 4 ये नहीं है. अब 3 में आके बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है. और से एक चीज देखनी है, क्या लिखा हुआ है? एक्वस. ये क्या है? सोडियम ऑक्साइड. सोडियम ऑक्साइड, एक्वस मीन वाटर. जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, इट इज चेंजिंग इनटू सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस, एंड दिस सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस रिएक्ट विथ अमोनियम क्लोराइड. ये भी एक्वस, ये भी एक्वस. इट इज चेंजिंग इनटू सोडियम क्लोराइड एक्वस प्लस आपके पास H2O लिक्विड प्लस अमोनिया. तो हमारे पास 1, 2 and 3 ऑल आर करेक्ट. आंसर इज ए. दोबारा और से सुनिएगा. अमोनियम साल्ट रिएक्ट विद बेस गिव्स अस अमोनिया गैस. बच्चे 1 और 2 तो ठीक कर लेते हैं, 4 को भी एलिमिनेट कर दिया. यहां पे प्रॉब्लम क्या आता है स्टूडेंट को? सोडियम ऑक्साइड एंड एक्वस. दे इग्नोर दिस फैक्ट कि जी सोडियम ऑक्साइड्स आर ऑल कंपाउंड ऑफ सोडियम आर कंप्लीटली वाटर सॉल्युबल. ड्यू टू दिस रीजन ये हमारे पास वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, तो डिसॉल्व होगा एंड इट चेंज इनटू अ बेस सोडियम, एंड दिस इज आल्सो करेक्ट. अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. नाउ वी आर मूविंग टू द ऑर्गेनिक. टू स्टेटमेंट अबाउट अ मॉलिक्यूल मिथेनॉल इज गिवन. मिथेनॉल का आपको सबसे पहले फार्मूला आना चाहिए H. ये मैं यहाँ पे डिस्प्लेड फार्मूला बना रहा हूं. आप देख सकते हो 3 इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग है. इट्स ए प्लेनर स्ट्रक्चर. इट कंटेन 3 सिग्मा बॉन्ड. यस, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इज सिग्मा सिग्मा, और डबल कोवलेंट बॉन्ड इज 1 सिग्मा एंड 1 पाई. तो दोनों स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है. तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? ए इज द आंसर. नेक्स्ट आ जाते हैं. नेक्स्ट में क्या कह रहा है एग्जामिनर? द स्ट्रक्चर ऑफ डाइसोडियम आपके पास क्रोमोग्लाइसिलेट, ये एग्जामिनर ने स्ट्रक्चर दिया हुआ है. हाउ मेनी कायरल सेंटर्स आर देयर इन दिस मॉलिक्यूल? अब देखिए कायरल सेंटर की 2 रिक्वायरमेंट होती हैं. रिक्वायरमेंट नंबर 1, कायरल सेंटर में 4 सिग्मा बॉन्ड.
अब अगर कोई कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड नहीं बना रहा, हमें वो देखने की जरूरत ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इस स्ट्रक्चर में एवरी कार्बन एटम इज मेकिंग 3 सिग्मा बॉन्ड, इन दिस स्ट्रक्चर एवरी कार्बन एटम इज मेकिंग 3 सिग्मा बॉन्ड। हम इस स्ट्रक्चर को तो देखेंगे ही नहीं। दूसरे नंबर पे यहां पे हम एक और स्टेटमेंट भी लिखते हैं, विद डिफरेंट एटम्स आर ग्रुप्स। अब जब डिफरेंट एटम्स आर ग्रुप की बात करते हैं तो ये आपके पास CH2 है, दिस इज आल्सो CH2, हम इनको भी इग्नोर कर देते हैं। Now when we are talking about this carbon, on one side is hydrogen OH, but if you check this group and this group, they are exactly identical. अच्छा, बास बच्चे ये समझते हैं, the student thinks okay CO2Na and over here is CO2Na are different. No, not at all. If you draw the structure C double bond O negative Na positive, same is the thing over here, C double bond O negative and Na positive. So there is no chiral carbon in this आपके पास complex, तो ये हमारे पास A is the answer. अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आपने मुझे बतानी है। अगर आपको कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन है, इफ यू थिंक सो कि किसी क्वेश्चन में डिटेल चाहिए, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स बॉक्स। व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट? मेजर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन 2-methyl pentene रिएक्ट विद हाइड्रोजन ब्रोमाइड। पहले तो आप इसका ना सबसे इजीएस्ट वे है ये 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब आपके पास क्या है, 2-methyl यानी सेकेंड पोजीशन पे वी आर राइटिंग मिथाइल, 2 सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड, रेस्ट यू कैन मेक द हाइड्रोजन एटम, देयर इज नो इश्यू एट ऑल। यहां पे भी मैं H3 लिख देता हूं, ये मैंने पार्शियल स्ट्रक्चर बना रहा हूं सिर्फ अपने इसके लिए ही आपके पास आ गया। अच्छा, जब हम इसका रिएक्शन करा, दिस इज अनसिमेट्रिकल। Unsymmetrical mean carbon atom which is having double bond, they are bonded with a different hydrogen atom. इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है and this carbon is without hydrogen. They are reacting with unsymmetrical molecule HBr. अच्छा, एक तो आप लोगों ने ये चीज पढ़ी होगी, डायरेक्ट आप मार्कोनी का रूल्स अप्लाई कर सकते हो। क्या रूल होता है, याद है ना आपको ना? Rule is very simple. When unsymmetrical molecule added to unsymmetrical alkene, hydrogen always attach with the carbon which contain pi bond and more hydrogen. एक ऑप्शन, आप इस रूल को एज इट इज अप्लाई करें, यानी हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। द सेकेंड थिंग जो नॉर्मली हम बच्चों को ज्यादा डिटेल में बताते हैं, क्योंकि थ्योरी में उसके क्वेश्चन आते हैं ज्यादा, आपके पास ना ये हाइड्रोजन जब अटैच होगा तो 2 ऑप्शन है, आइदर हाइड्रोजन अटैच विद दिस कार्बन, इसे मैं यहां पे कार्बन 1 लिख देता हूं, एक मिनट यहां पे मैं लिख देता हूं कार्बन, और विद दिस कार्बन, बल्कि अगर हम नंबरिंग के हिसाब से चलें ताकि आपको कंफ्यूजन भी ना हो, दिस इज कार्बन 1, 2 एंड 3, आइदर विद 2 कार्बन और 3 कार्बन। लेट्स से हाइड्रोजन अटैच विद द 2 कार्बन, तो ये आपके पास आ गया CH3, CH, CH3, over here positive charge CH2 and CH3। ये जो आपके पास, आई एम सॉरी, ये जो आपके पास कैटाइन बना है, दिस इज सेकेंडरी कार्बन कैटाइन। कौन सा कैटाइन बना? सेकेंडरी कार्बन। अब बेटा आपके पास अगर हाइड्रोजन सेकेंड कार्बन के साथ अटैच हो, तो अब आपके पास, सॉरी थर्ड के साथ, यहां पे सेकंड के साथ अटैच हुआ, तो अब आपके पास जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा CH3, C पॉजिटिव चार्ज CH3, CH2, CH2 एंड CH3। अब आपके पास दिस इज टर्शरी कैटाइन। ये कौन सा कैटाइन है हमारे पास? टर्शरी कैटाइन। अब आप सबको पता है टर्शरी कैटाइन कंटेन मोर अल्काइल ग्रुप,
Alkyl group have positive inductive effect. More alkyl group mean more inductive effect, more stable cation. So this is more stable cation. अगर ये more stable cation है, this will form in the higher ratio. जब ये higher ratio में बनेगा तो हमारे पास जो Br होगा that will attach with this. ये हमारे पास नहीं बनेगा, इट मीन Br विल अटैच विद द सेकंड पोजीशन. तो हमारे पास जो ऑप्शन आ गई वो हमारे पास बी ऑप्शन आ गई. तो यहां पे मैंने आपको फुल डिटेल में बताया. क्या क्या डिटेल मैंने आपको बताई? लिसन इट केयरफुली. फर्स्ट ऑफ ऑल, यू कैन अप्लाई द Markovnikov rules. What is Markovnikov rules? If we are having unsymmetrical alkene, an unsymmetrical molecule is added, hydrogen will attach with the carbon which is having pi bond and more hydrogen atom. तो हाइड्रोजन जब इस कार्बन के साथ अटैच होगा तो Br will attach with the second carbon atom. मैंने सेकंड डिटेल क्यों बताई? ताकि आपकी थ्योरी में भी हेल्प हो. आपने इतना सारी चीजें सुनी है तो आपको लाजमी एडवांटेज होना चाहिए. We attach the hydrogen with the second carbon atom in one option and we attach the hydrogen with the third carbon atom in the next option. When hydrogen is attached with the second carbon atom आपके पास, तो ये हमारे पास secondary carbon cation and in this case tertiary, and tertiary is more stable due to more inductive effect. तो ये भी आंसर. नेक्स्ट चलते हैं जी. क्वेश्चन हमारे पास यह है कि पेंटुइन रिएक्ट विद कोल्ड डाइल्यूट एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट मेजर प्रोडक्ट. अच्छा, कोल्ड डाइल्यूट के एमिनोफोर के रिएक्शन बहुत इजी होते हैं हमारे पास. ऑक्सीडेशन होती है, डाइओल फॉर्मेशन होती है. पेंटुइन का सिर्फ स्ट्रक्चर बना लें. 1 कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ, फिफ्थ, सेकंड पोजीशन पे आपके पास आ गया जी. अब होता क्या है, पेंटुइन में आपके पास ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा. one OH is over here, other OH is over here. तो you can clearly see this thing कि हमारे पास जो है CH3, CHOH, CHOH, CH2 and CH3. So A is the answer. इसमें कोई SH नहीं थी, हमने डायरेक्ट पढ़ा कि हमारे पास क्या हो रहा है, डाइओल फॉर्मेशन हो रही है. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एग्जामिनर में कह रहे हैं कि आपके पास सिट्रस फ्रूट है, ये उसने इसकी डिटेल बताई है. अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, अच्छा मैं थोड़ी सी स्पीड में पढ़ रहा हूं, आप लोग इनकी स्क्रीनशॉट लें, खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा. विच प्रोडक्ट इज फॉर्म व्हेन एन एक्सेस ऑफ ब्रोमीन. नो द की वर्ड इज एक्सेस ऑफ ब्रोमीन. ऑलवेज कंसिडर फोकस ऑन एक्सेस. अब एग्जामिनर ने चूंकि हमसे एक्सेस की बात की है, हम दोनों पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे. ये पाई बॉन्ड भी ब्रेक होगा, ये पाई बॉन्ड भी ब्रेक होगा. यहां पे भी Br आएगा, यहां पे भी Br, यहां पे भी Br, यहां पे भी Br. यानी आपके पास 4 Br अटैच्ड होंगे. ये जो मैंने टिक के साइन बनाए हैं इन्हीं पोजीशन पे. तो यू कैन क्लियरली से दिस थिंग कि हमारे पास ये जो ऑप्शन है ये आपके पास आ गया. यहां पे भी Br, जहां जहां पे मैंने टिक बनाया वहां पे हम कहते हैं पाई बॉन्ड हमारे पास ब्रेक हो रहे हैं. क्यों? एक्सेस. अगर एक्सेस ना होता तो देन वी कैन हैव द डिफरेंट प्रोडक्ट्स. विच रिएक्शन मिक्सचर विल प्रोड्यूस द नाइट्राइल. नाइट्राइल आपको पता है ना, नाइट्राइल होता है CN इज डायरेक्टली बॉन्डेड विद द कार्बन विद द अल्काइल ग्रुप. वो अल्काइल ग्रुप कुछ भी हो सकता है. पहले नंबर पे अगर हम यहां पे बात करें, हेलोजिनो अल्कीन विद पोटेशियम साइनाइड. यस, ये आपके पास है हेलोजिनो अल्केन CH3CH, कोई भी हेलोजिनो अल्केन हो सकता है. व्हेन इट रिएक्ट विथ पोटेशियम साइनाइड इन इथेनॉल, और हम इन्हें हीट अंडर रिफ्लेक्स प्रोवाइड करते हैं. हीट अंडर रिफ्लेक्स. हीट इसलिए हेलोजिनो अल्केन लेस रिएक्टिव होती है, रिफ्लेक्स इसलिए ताकि आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड एवेपोरेट ना हो जाए. हम उस चाहते हैं कि रिएक्शन कंप्लीट हो. तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है CH3CN, दिस इज नाइट्राइल. नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज हो रहे हैं. यहां पे 1 कार्बन Br है, इसको CN ने सब्स्टिट्यूट कर दिया. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, 1 कार्बन चेंज इनटू 2 कार्बन प्लस पोटेशियम ब्रोमाइड. अच्छा, मैं यहां पे ना बाकी ऑप्शन भी आपको बताता हूं.
If we talk about this option, halogenoalkane with ammonia in ethanol, तो ये अमाइन फॉर्मेशन होती है कीटोन 2,4-DNPH के साथ टेस्ट फॉर कार्बोनाइल कंपाउंड हाइड्रोजोन बनते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड ये आपके पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था मैं आपको एक एक चीज डिटेल में बताऊंगा ताकि आपकी सब्जेक्ट मैच्योरिटी इंप्रूव हो। Which reaction is classified as SN1 reaction? Remember this thing, tertiary halogenoalkane. कौन से? Tertiary halogenoalkane, they gives SN1 reaction. Tertiary halogenoalkane में कार्बन कैटाइन स्टेबल होता है। जब कार्बन कैटाइन स्टेबल होता है तो हम कहते हैं जी कि हमारे पास rate of reaction is not depending on nucleophile like OH negative and other thing. 1-chloro primary halogenoalkane, 1-chloro primary halogenoalkane. अब दो ऑप्शन बच गई, 2-chloro 2-methyl with potassium cyanide and 2-chloro 2-methyl propane with potassium hydroxide. The only thing is क्या लिखा हुआ है? Ethanol. If we are using base in alcohol, तो हमारे पास elimination reaction होता है। कौन सा रिएक्शन होता है? Elimination reaction. So due to this reason, this is also wrong. तो हमारे पास क्या ऑप्शन आ गया? We can clearly say this thing कि हमारे पास C is the right answer. Now listen it carefully, champions. अगर यहां पे वाटर होता तो दिस वॉज आल्सो SN1 रिएक्शन, जो नॉर्मली आपकी कोर्स बुक में एग्जाम्पल है, जो नॉर्मली आपको टीचर्स पढ़ाती हैं, वो उसमें सोडियम और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर के साथ होता है। तो आपने सॉल्वेंट की केयर करनी है, हाईलाइट कीजिएगा, सॉल्वेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एक्वस होता, ये भी SN1 था जी। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which reaction mixture produce the primary alcohol as a major product? Now the main thing, main concept is as a major product. This is the main thing. अब मैं यहां पे एक एक चीज बताता हूं। प्रोपेनॉन which is ketone, NaBH4 उसकी रिडक्शन करता है। Ketone always reduce to secondary alcohol. आपको याद है ना, सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज टू कीटोन, कीटोन रिड्यूस टू सेकेंडरी अल्कोहल। अब यहां पे देखिएगा प्रोपीन रिएक्ट विद स्टीम। अब ये करेक्ट हो सकता था, लेकिन एग्जामिनर ने फोकस किया है मेजर प्रोडक्ट के ऊपर। इफ वी आर राइटिंग द प्रोपीन, ये देखिएगा सी, एक मिनट में से थोड़ा सा आपकी ईज के लिए और तरीके से बना लेता हूं। ये 1 कार्बन, 2nd कार्बन एंड दिस, ये आपके पास प्रोपीन है। अब जब आपके पास ये स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा, स्टीम से मुराद है वाटर, HOH, बेसिकली इन द गैसियस फॉर्म H2O। अब जब स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा, इट कैन गिव यू द प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी अल्कोहल। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मेजर प्रोडक्ट, अभी मैंने आपसे डिस्कस किया, अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-काफ्स रूल्स, हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच होगा, OH इस कार्बन के साथ अटैच्ड होगा, एंड दैट विल बी द सेकेंडरी अल्कोहल। इट्स मेजर प्रोडक्ट, जिसकी वजह से हम इस ऑप्शन को रॉन्ग कंसीडर कर रहे हैं। ब्यूटानोइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, LiAlH4 जब रिड्यूस करता है तो फर्स्ट एल्डिहाइड एंड देन एल्डिहाइड चेंज इनटू प्राइमरी अल्कोहल। By the way, aldehyde quickly reduce हो जाते हैं, so this is the right option. Aldehyde क्या हो जाते हैं हमारे पास? They reduce very quickly. तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड प्राइमरी अल्कोहल में। इथीन, अब देखिए हार्ट कंसेंट्रेटेड KMnO4 के साथ बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता है, सो दिस ऑप्शन इज आल्सो रॉन्ग। इथीन जब रिएक्ट करता है हार्ट कंसेंट्रेटेड KMnO4 के साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज द प्रोडक्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? ये एग्जामिनर गौर से देखिएगा,
ये आपके पास है जी एल्डिहाइड, ये आपके पास है प्राइमरी अल्कोहल। रिएक्शन किसके साथ एग्जामिनर कर रहे हैं? एक्सेस ऑफ आपके पास पोटाशियम डाइक्रोमेट एंड नो फर्दर रिएक्शन अकर। पोटाशियम डाइक्रोमेट के साथ, और एग्जामिनर कह रहे हैं कि हमारे पास कोई और फर्दर रिएक्शन नहीं होगा। अब आपको पता है ना, ये जो एल्डिहाइड होता है ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड में, ये जो प्राइमरी अल्कोहल है, एग्जामिनर ने कहा नो फर्दर रिएक्शन। नो दिस इज द की वर्ड, नो फर्दर रिएक्शन मीन ये प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में चेंज होगा एंड एल्डिहाइड फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होगा, इथेन डाइयोइक एसिड आपके पास बनेगा। सो ड्यू टू दिस रीजन अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास जो ऑप्शन आ जाएगी दैट विल बी सी। अब वो फर्दर रिएक्शन ना कहता तो देन वी कैन हैव द मिक्सचर ऑफ ऑप्शन, लेट्स से ए भी हो सकता था, बी भी हो सकता था, देन इट वाज डिपेंडिंग, हमारे पास कोई भी चीज हो सकती थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। एन ऑर्गेनोमेटेलिक लिथियम, ये उसने कंपाउंड दिया है, अंडरलाइंस एस आर नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, इसे हाईलाइट कर लीजिएगा, दिस इज न्यूक्लियोफाइल। यहां पे वो कह रहे हैं कि आपके पास CH3CH2Li रिएक्ट विद पेंटुइन, आपके सॉरी पेंटुओन कीटोन आपके पास, द मैकेनिज्म इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और यहां पे कह रहे हैं फर्स्ट स्टेप में आपके पास जो प्रोडक्ट है एनाइन फॉर्मेशन। अब देखिए बेटा, आपके पास एग्जामिनर कह रहे हैं पेंटुओन, ये 1 कार्बन, ये सेकंड पोजीशन पे हम कह देते हैं हमारे पास वो है जी, और ये आपके पास 3rd कार्बन, 4th एंड 5th। अब ये न्यूक्लियोफाइल है, CH3CH2 negative, if it is nucleophile it must have the lone pair of electron. Oxygen partial negative, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव। थ्योरी के पेपर में भी याद रखना, करली एरो की डायरेक्शन बहुत मैटर करती है। करली एरो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और फ्रॉम द सेंटर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो ये आपके पास आ गया O नेगेटिव, जो एग्जामिनर ने हमें बताया, ये 2nd कार्बन, ये सॉरी 3rd 4th 5th, ये आपके पास ये कार्बन एंड दिस कार्बन। अब ये जो एनाइन है ये हमारे पास ऑब्वियसली हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड होगा, तो आप क्लियरली देख सकते हो। अब ट्रिक क्या है, क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है? क्वेश्चन में प्रॉब्लम यह है कि आप अगर गौर से देखें लॉन्गेस्ट चेन को, तो ये आपके पास है 1 कार्बन, 2nd 3rd 4th 5th एंड 6th, और यहां पे ये आपके पास चेंज हो जाएगा। मैं यहां पे OH, ये आपके पास आ गया जी 1, ये आपके पास। तो इस स्ट्रक्चर को एग्जामिनर ने ट्रिक ये क्या हुआ है कि आपके पास OH के साथ मिथाइल ग्रुप भी है, तो ये और ये ऑप्शन रॉन्ग होगी क्योंकि यहां पे OH वाली पे ब्रांच नहीं है। इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम सी में कम है, सो बी इज द राइट आंसर। सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनर ने सीक्वेंस चेंज किया हुआ है, अदरवाइज इट्स द सेम थिंग। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? द स्ट्रक्चर ऑफ नेचुरली अकरिंग कंपाउंड की, यह एग्जामिनर ने हमें दिया हुआ है। व्हेन कंपाउंड की इज हीटेड विद एसिडिफाइड पोटाशियम परमैंगनेट ऑर्गेनिक। अब यहां पे एक चीज देखिएगा, Q is heated under reflex with excess of acidified potassium permanganate, excess of acidified। अब पोटाशियम परमैंगनेट के साथ आप इसको हीट कर रहे हैं, डन हो गया जी, हीटेड है, इसका मतलब है हम इस डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे। ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला कार्बन, ये विच कंटेन 1 हाइड्रोजन, ये हमारे पास एसिड में चेंज हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OH। ये कार्बन विच इज विदाउट हाइड्रोजन, इट विल चेंज इनटू आपके पास कीटोन। आपको पता है ना कि व्हेनेवर वी आर यूजिंग hot concentrated KMnO4, carbon atom having double bond, if it is bonded with 2 hydrogen atom, it change into carbon dioxide plus water. If it is having 1 hydrogen atom or
it change into carboxylic acid, and if it is without hydrogen R1 and R2, it change into ketone। ये आपके पास जी। तो इसी चीज को हम यहां पे यूज कर रहे हैं। यहां पे 1 हाइड्रोजन एटम है एसिड में, यहां पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है कीटोन में। बाकी आपको कोई कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन नजर नहीं आ रहा। ये आपके पास अल्कोहल है, ऑब्वियसली इट विल ऑक्सीडाइज। ये आपके पास अल्कोहल है, इट विल ऑक्सीडाइज। ये आपके पास आ जाता है कीटोन, इट विल ऑक्सीडाइज्ड एज वेल। कीटोन विल आल्सो ऑक्सीडाइज्ड। अब यहां पे ऑप्शन है ऑरेंज प्रेसिपिटेट विथ 2,4-D and pH एंड नो प्रेसिपिटेट विद दिस, और यहां पे वो कह रहे हैं येलो प्रेसिपिटेट विद अल्कलाइन आयोडीन। एक चीज याद रखिएगा, ऑरेंज प्रेसिपिटेट तो 2,4-D and pH के साथ बन सकते थे क्योंकि कीटोन था, लेकिन येलो प्रेसिपिटेट विद अल्कलाइन आयोडीन के लिए कंपल्सरी होता है CH3 C double bond O dash, or you can write CH3 CH in bracket OH dash। क्या मतलब जी, आपके पास CH3 either it must be next to carbonyl group or CH3 next to carbon having OH group। इस पूरे स्ट्रक्चर को देखें, even after this bond breaking you cannot see CH3 which is एक्टिंग लाइक दिस। तो इसलिए अल्कलाइन आयोडीन का टेस्ट नहीं होगा, ये हमारे पास रॉन्ग। अच्छा, बाय द वे इट इज नॉट बिफोर द रिएक्शन एज वेल, यू कैन नॉट सी सच टाइप ऑफ मिथाइल ग्रुप। तो अल्कलाइन आयोडीन का टेस्ट यहां पे भी नहीं है, यहां पे भी नहीं है। ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या ऑप्शन आ गई, बी इज द आंसर। मैं भी बी को एक्सप्लेन भी करता हूं, डोंट वरी एट ऑल। रेड प्रेसिपिटेट विद द फैलिंग सॉल्यूशन, ये देखिएगा एल्डिहाइड ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड। क्या करेगा एल्डिहाइड, आपके पास फैलिंग सॉल्यूशन के साथ पॉजिटिव टेस्ट, कोई अल्कलाइन आयोडीन नहीं है। ऑरेंज प्रेसिपिटेट विद 2,4-D and pH, यस, क्योंकि आपके पास ये कीटोन है आफ्टर द रिएक्शन एज वेल, दिस विल चेंज इनटू कीटोन। मैं इसकी बात कर रहा हूं, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल जिसे अभी मैंने शेडेड कर दिया ये। तो इसका मतलब है कीटोन, कोई एल्डिहाइड नहीं बनेगा। अगेन देयर इज नो अल्कलाइन आयोडीन। तो ये आपके पास आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनिक स्टार्टिंग मटेरियल कुड बी यूज्ड एज ए सिंगल रिएक्शन। जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उसे देखिएगा, सिंगल रिएक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, चेंज इनटू प्रोपानोइक एसिड। अब यहां पे हम ऑप्शन देखते हैं। पहले नंबर पे एग्जामिनर कह रहे हैं इथेन नाइट्राइल CH3CN होता है, इसकी हम हाइड्रोलिसिस करें, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो इट चेंज इनटू इथेनोइक एसिड, इट्स नॉट चेंजिंग इनटू प्रोपानोइक एसिड। प्रोपेन टू ओल, ये बेटा सेकेंडरी अल्कोहल है, it will change into ketone and ketone cannot further oxidize, this is also wrong। प्रोपाइल इथेनोएट एस्टर है, और अगर हम इस एस्टर का स्ट्रक्चर बनाएं CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 एंड CH3, जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये आपके पास चेंज हो जाएगा CH3 COH, दिस इज इथेनोइक एसिड। जबकि एग्जामिनर क्या कह रहा है, हमें क्या चाहिए, प्रोपानोइक एसिड, सो दिस इज आल्सो रॉन्ग। तो क्या ऑप्शन आ गई, प्रोपानल। प्रोपानल जो है एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड क्विकली ऑक्सीडाइज हो जाता है, CH3 CH2 CHO क्विकली ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा CH3 CH2 COH इन ए सिंगल स्टेप, इन ए सिंगल रिएक्शन। तो ये हमारे पास आ जाता है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37, 4 क्वेश्चन बच गए जी। इन 4 सेपरेट रिएक्शन X, Y, W, X, Y and Z, 1 mole of organic compound react with excess of reagent
यहां पे ये देखिएगा, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है। द वॉल्यूम ऑफ एनी गैस प्रोड्यूस्ड इज कलेक्टेड एंड मेजर्ड। All gas volume are measured at the same temperature and pressure. What is the order of reaction with the greatest total volume of gas produced? आपके पास with the least total volume. Okay, fine. यहां पे हम देखते हैं कि हमारे पास ग्रेटेस्ट वॉल्यूम किस में प्रोड्यूस्ड हो रहा है और हमारे पास लीस्ट वॉल्यूम किस में प्रोड्यूस्ड हो रहा है। रिमेंबर दिस थिंग, इन एवरी केस वी आर यूजिंग 1 मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमारा जो मेन पॉइंट है वो 1 मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सबसे पहले आ जाते हैं सोडियम मेटल के साथ। सोडियम मेटल का काम क्या होता है? आपके पास कोई भी OH ग्रुप हो, आइदर इट इज एसिड और इट इज अल्कोहल, व्हेन इट इज रिएक्टिंग विद सोडियम मेटल, तो हमारे पास एक OH ग्रुप हाफ मोल हाइड्रोजन का देता है। 1 OH ग्रुप। यहां पे आप मैं यहां पे सोडियम हाइड्रोक्साइड बना गया, आई एम सॉरी फॉर दैट, होप सो यू विल नॉट माइंड। अच्छा, ओके, यहां पे हम सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं, इट इज चेंजिंग इनटू RO नेगेटिव प्लस हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन। की पॉइंट क्या है? की पॉइंट यह है कि हमारे पास 1 OH ग्रुप, आपके पास हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। इट डजंट मैटर कि OH ग्रुप इज बाय कार्बोक्सिलिक एसिड और फ्रॉम अल्कोहल, इट डजंट मैटर एट ऑल। अब अगर हम यहां पे देखें तो 2 OH ग्रुप है, तो हमारे पास 1 मोल हाइड्रोजन गैस का बनेगा। अच्छा, सोडियम कार्बोनेट अल्कोहल के साथ रिएक्ट नहीं करता, एसिड के साथ रिएक्ट करता है। बट द प्रॉब्लम इज दैट अगर आप सोडियम कार्बोनेट की इक्वेशन देखें तो हमारे पास 2H पॉजिटिव। अच्छा, all sodium carbonates are water soluble, so I can write the carbonate like this as well. They change into H2O plus carbon dioxide. What is the point? हमारे पास 1 मोल सोडियम कार्बोनेट के लिए 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड के या एसिड के चाहिए। While in this case you can see there is only 1 acid, तो यहां पे कीपिंग दिस थिंग इन माइंड, ये देखिएगा 1 एसिड है। तो इस चीज को माइंड में रखते हुए जब हम कहते हैं कि 2 के साथ 1 मोल गैस का बनता है, तो 1 के लिए हमारे पास हाफ मोल बनेगा। तो इन दिस केस हमारे पास हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अच्छा, सोडियम हाइड्रोक्साइड नेवर प्रोड्यूस गैस, क्योंकि ये बेस है, एसिड के साथ रिएक्ट करेगी, तो यहां पे हमारे पास 0 होगा। सोडियम मेटल, ये बेटा आपके पास एक OH ग्रुप, ओवर हियर इज अनदर OH ग्रुप, ओवर हियर वी आर हैविंग थर्ड OH ग्रुप। और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि आपके पास एक OH ग्रुप से हाफ मोल हाइड्रोजन बनता है, ये देखिएगा। तो 3 OH ग्रुप से हमारे पास कितना बनेगा? 1.5 मोल। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि Z में सबसे ज्यादा बन रहा है और Y में सबसे कम बन रहा है। सो कीपिंग दिस थिंग इन माइंड, अगर हम यहां पे ऑप्शंस को देखें तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आ रही है दैट इज C। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपके पास ब्यूटाइल अमाइन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ब्यूटेन नाइट्राइल। ये मैं यहां पे आपके सामने स्ट्रक्चर बना देता हूं। ब्यूट कहते हैं 4 कार्बन एटम को, ब्यूटेन नाइट्राइल मीन कि आपके पास CH3, CH2, CH2 एंड Cn। इसका रिएक्शन विद हाइड्रोजन कर रही है, हमारे पास 2 मोल हाइड्रोजन की रिएक्ट करती हैं, इट इज चेंजिंग इनटू CH3, CH2, CH2 एंड NH2। ये याद रखिएगा, Cn में हमारे पास 2 पाई बॉन्ड होते हैं, तो हमें 2 पाई बॉन्ड ब्रेक करने के लिए 2 मोल हाइड्रोजन की जरूरत होती है। एनीहाउ हम यहां पे आ जाते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, आपके पास प्लैटिनम कैटलिस्ट, एग्जामिनर कैटलिस्ट के यहां पे वो कह रहा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस मेजर्ड एंड दिस
required to react completely with 0.5 ग्राम ऑफ ब्यूटेन नाइट्राइल। तो सबसे पहले आप इसके मोल फाइंड करेंगे, मैस ओवर एमआर आप करोगे। मैस इसका कितना है 0.50। एमआर अगर आप इसका कैलकुलेट करें, 4 कार्बन एटम है, 12 मल्टीप्लाई बाय 4, हाइड्रोजन 3 2 आपके पास 2, ये आपके पास 9, नाइट्रोजन आपके पास 14, ये टोटल आपके पास आ जाता है 69। तो आपके पास इसके मोल आ जाएंगे 0.00725 मोल। अब अगर आप मोलर रेशियो देखें तो इसका 1 मोल 2 मोल हाइड्रोजन के वो कर रहा है, तो यहां पे हम लिखते हैं मोल ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 0.00725, तो ये हमारे पास आ गया 0.0145 मोल। अब जब आपके पास इसके मोल आ गए, तो अब आपने यहां पे वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस इन सीएम क्यूब, तो आपको पता है कि वॉल्यूम होता है मोल मल्टीप्लाई बाय 24,000 इफ वॉल्यूम इज इन सीएम क्यूब। तो अब आप यहां पे लिखोगे 0.0145 मल्टीप्लाई बाय 24,000, तो ये आपके पास डी विल बी द आंसर। अच्छा, इसकी वर्किंग मैंने पहले से इसलिए कर ली थी कि मैं यहाँ पे बैठ के आपके साथ कैलकुलेटर पे क्या कैलकुलेट करता, मैंने कहा जी कि चलें इसकी वर्किंग पहले कर लेते हैं। क्या किया हमने, हमें सबसे पहले इक्वेशन पता होनी चाहिए। 1 मोल नाइट्राइल रिक्वायर्ड 2 मोल हाइड्रोजन। पेपर में खुदा न खास्ता भूल जाए तो क्या करना है, आपको एक पाई बॉन्ड ब्रेक करने के लिए 1H2 की जरूरत है। यहां पे 2 पाई बॉन्ड है, 2 मोल H2। तो स्टेप 1 हमने मोल ऑफ ब्यूटेन नाइट्राइल कैलकुलेट किए, फिर मोलर रेशियो से मोल ऑफ हाइड्रोजन, मोल ऑफ हाइड्रोजन को हमने मल्टीप्लाई किया विद 24,000 बिकॉज वॉल्यूम इज इन सीएम क्यूब। ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन बच गए जी। होप सो थके नहीं होंगे आप लोग, राइट, गुड, शाबाश। यहां पे एग्जामिनर कह रहा है अ सेक्शन ऑफ एडिशन पॉलीमर, आपने इसमें मोनोमर स्टार्ट करना है। रिमेंबर दिस थिंग, वेरी वेरी इजी रूल। स्टार्ट करें लेफ्ट हैंड साइड से, आफ्टर एवरी 2 कार्बन एटम बॉन्ड ब्रेक करें। लिसन इट केयरफुली, स्टार्ट करें लेफ्ट हैंड साइड से, ये इस साइड से 2 कार्बन 1 2 बॉन्ड को ब्रेक कर दें। जब आपने बॉन्ड को ब्रेक किया तो CH and H, CHO, C डबल बॉन्ड O एंड CH3। अब जहां पे बॉन्ड ब्रेक किया था वहां पे एक पाई बॉन्ड बना लें, वहां पे क्या करें आप, पाई बॉन्ड बना लें। तो अब आपके सामने स्ट्रक्चर आ गया एंड यू कैन क्लियरली सी दिस थिंग, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ E। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, आफ्टर सेकंड कार्बन एटम बॉन्ड ब्रेक करें, तो ये आपके पास एक मोनोमर। बाय द वे इसमें एक और ये भी मोनोमर आ गया। इस तरीके से आप बाकी भी वो कर सकते हो एंड यू कैन फाइंड द डिफरेंट मोनोमर्स। अब हम आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहे हैं, एग्जामिनर हमें कह रहे हैं द प्योरिटी ऑफ कंपाउंड कैन बी डिटरमिन्ड बाय यूजिंग इंफ्रारेड। द टेबल गिव द कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन ऑफ दिस, ये आपके पास डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की एब्जॉर्प्शन है। Propane 2-ol is made by hydration of propane, a sample of organic compound which feature in the infrared spectrum of the product would show that no propane, no, remember this thing, no को उसने bold भी लिखा हुआ है, no propane remain in the product। वो ये नहीं कह रहा प्रोडक्ट क्या बन रहा है, वो ये कह रहा है कि no propene is present। प्रोपीन का क्या स्ट्रक्चर होता है, ये डिस्प्लेड फार्मूला मैं आपके सामने बना रहा हूं, इसमें होता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। सो द ओनली थिंग इज वी नीड टू कंफर्म दैट कि इस हमारी प्रोडक्ट में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन नहीं है। तो यहां पे देखिएगा एग्जामिनर ने आपको बड़ी क्लियरली बताया हुआ है, अल्कीन उनका डबल बॉन्ड जब होता है तो एब्जॉर्प्शन इज 1500 to 1680। This should not be present, not be present. This is the most important thing. The lack of absorption at this area, ये हमारे पास प्रेजेंट नहीं होगी।
So this was